हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू इंट्राकॉग्निशन। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इवोल्यूशन के बारे में। अब देखिए, हम जब जानते हैं कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो उसके पहले जो ज़्यादातर प्रोडक्शन था वो हाथों से होता था। लोग हाथों से चीज़ें बनाते थे, बेचते थे, और ज़्यादातर जो प्रोडक्शन है वो हाथों से किया जाता था। अब लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई लेट 18th सेंचुरी में, यानी 1750 से 1800 के बीच में, तब ये जो हाथों से काम होता था, जो सारा काम, उसको रिप्लेस कर दिया मशीनों ने। अब इस मशीन जब इम्प्लीमेंट होना शुरू हुई तो एक नया सिस्टम इवॉल्व हुआ जिसे हम कहते हैं फैक्ट्री सिस्टम। तो फैक्ट्री सिस्टम में क्या होता था कि फैक्ट्रीज जो है वो बहुत आसानी से प्रोडक्ट्स को जल्दी तेज़ी से बना देती थी, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती थी, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो भी कम हो गया था। तो ये होता था कि चीज़ें लोगों को सस्ती मिलने लग गई, क्योंकि हाथों से जो चीज़ें बनती थी वो थोड़ी महंगी पड़ती थी। तो इसी के साथ ये हुआ कि जो बिजनेस था, वो जितना भी प्रोडक्शन था वो फैक्ट्रीज से होने लगा, और लोग हैं वो भी जो फैक्ट्रीज से बनी हुई चीज़ें खरीदने लगे। तो इसी के साथ जो हैंडीक्राफ्ट था, या फिर जो चीज़ें हाथों से बनती थी, वो धीरे 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 मार्केट से बाहर होती चली गई। तो यहाँ एक फैक्ट्री सिस्टम ने बहुत सारे चेंजेस किए सोसाइटी में। सबसे बड़ा चेंज तो यही था कि जो लोग हैंडीक्राफ्ट करते थे वो लोग मार्केट से बाहर चले गए, और उनको भी अब जो है फैक्ट्री में जॉब करनी पड़ी, क्योंकि वो हैंडीक्राफ्ट था, उनसे वो अर्निंग नहीं कर पाते थे। उसके अलावा कि जितने भी आसपास के लोग थे, एक सेंट्रलाइज्ड स्पेस होता था प्रोडक्शन का। फैक्ट्रीज पहले सब घरों में जो लोग काम करते थे अपने अपने प्रोडक्शन करते थे, कॉटेज इंडस्ट्रीज होती थी छोटी छोटी। लेकिन इसके फैक्ट्री सिस्टम के आने के बाद एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना, जहाँ पे एक बड़ी सी फैक्ट्री होती थी और आसपास के लोग सारे वहाँ जाके काम करते थे। तो दो मेजर चेंजेस तो ये थे, पहला हैंडीक्राफ्ट को बाहर किया, दूसरा एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना। तीसरा हमारा चेंज ये हुआ कि जो लेबर और वेज सिस्टम की शुरुआत हुई, यानी पहले लोग प्रोडक्ट्स बना के बेचते थे, लेकिन अब वो अपना लेबर बेच रहे हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उसके बदले में उनको पैसा मिलता था। और इसके अलावा ये भी हुआ कि जो लोगों के पास कोई सोर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं था, जो लोग हाथों से चीज़ें नहीं बना पाते थे, हैंडीक्राफ्ट नहीं कर पाते थे, उन लोगों को भी धीरे धीरे जॉब मिलने लगी। अब ये हुआ कि आसपास के लोग जो है, बहुत सारे लोग जब एक जगह पे काम करते हैं तो मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ी। एक मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही जगह पे अगर काम कर रहे हैं तो उनको मैनेज करना भी ज़रूरी होगा। तो इसके साथ साथ ये हुआ कि फैक्ट्री सिस्टम के बाद में एक नया एक थ्योरी आया, या फिर आप कहें अप्रोच आया, जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है जो, उसको दिया था FW, यानी कि फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने। अब इसीलिए इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब समझते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या है। अब ये इवोल्यूशन में बहुत जब आप पढ़ते हैं इवोल्यूशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है कि इसमें क्या होगा कि देख, हम नाम से हम समझ सकते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब कि किसी बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, और समझना उनको कि क्या किस पार्ट में किस चीज़ की ज़रूरत है, और फिर उनको जोड़ देना ताकि एक बहुत एफिशिएंट हमको काम मिले। तो यहाँ पे देखिए, डेफिनेशन यही है कि ब्रेक डाउन ऑफ वर्क इनटू टाइनी मैकेनिकल एलिमेंट्स एंड टू अरेंज देम अगेन इनटू देयर मोस्ट एफिशिएंट कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम एक बड़े से काम को छोटे छोटे पार्ट्स में या एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे और उनको फिर से जमा देंगे ताकि हमको एक बहुत एफिशिएंट कॉम्बिनेशन मिले। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि एक कार असेंब या फिर एक कार बनाने की कंपनी है। अब उसमें चेसिस भी बनता है, इंजन भी बनता है, पेंटिंग होती है, टायर बनते हैं, स्टेयरिंग, सीट कवर। तो इन सारे कामों को डिवाइड करना छोटे छोटे पार्ट्स में और उनको जमाना। पहले होता था कि इंजन पहले बनता होगा, चेसिस उसके बाद बनेगा, फिर उनको फिट करना है। लेकिन जब साइंटिफिक मैनेजमेंट की शुरुआत हुई तो उनको फिर एनालाइज किया गया कि अलग अलग पार्ट्स में उसको बांट रहे हैं हम पूरे काम को। उसके बाद में देख रहे हैं कि किस चीज़ को किसके बाद जमाएं ताकि हमको बहुत एफिशिएंट कॉम्बिनेशन मिले। तो जैसे कि चेसिस पहले बनेगा, फिर उसके बाद टायर आप बना रहे हैं, उसके बाद फिर पेंट, उसके बाद आप इंजन बना रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को जमाना एफिशिएंट वे में। तो देखिए, अब इसको याद रखने का जो सबसे अच्छा तरीका है, देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी चीज़ों को पहले आप तोड़ेंगे फिर एनालिसिस करेंगे, है ना। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट यहाँ से समझ में आता है। लेकिन इसका नाम जो FW टेलर है, उसको भी याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। अब देखिए, टेलर का काम क्या होता है कि आप उसको कपड़ा देते हैं तो वो छोटे छोटे पीसेस में उसको काटेगा, पहले फिर जोड़ेगा, तो एक एफिशिएंट पूरा आपको शर्ट या पैंट बना के देगा। इसी तरह से FW टेलर ने भी एक बड़े से काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का एक थ्योरी बनाया, फिर उनको वापस से जमाया ऐसे कि आपको एक बहुत एफिशिएंट कॉम्बिनेशन मिले। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब देखिए, टेलर ने क्या सजेस्ट किया कि जो छोटे छोटे पार्ट्स में आप
जमाते हैं काम को, जब तोड़ते हैं बड़े से काम को, तो उसके लिए आपको हर काम के लिए एक फिजिकली और मेंटली फिट लोगों की ज़रूरत होगी, लेबर फोर्स की, और वो भी एक ज़रूरी चीज़ है ताकि आपको बहुत एफिशिएंट जो है वर्क प्रोडक्शन मिले। अब आगे देखते हैं कि ये तो हमारा था साइंटिफिक मैनेजमेंट, लेकिन इसी के बाद हम देखते हैं कि ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट की भी शुरुआत हुई थी, जब हमने देखा था हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट हुए थे यूएसए हॉथॉर्न प्लांट ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी में, शिकागो में। तो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स एक इंपॉर्टेंट बेस था इस ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट का। देखिए, क्योंकि हम हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो एल्टन मायो ने कंडक्ट किए थे, और इसीलिए हम एल्टन मायो को फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट भी कहते हैं। देखिए, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स का मैं थोड़ा सा आपको बेस बता दूं आसान सी भाषा में, कि उसमें ये हुआ था कि 4 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुए थे, और उसमें ये पता चला था कि जो ह्यूमन रिलेशंस है, जो इनफॉर्मल जो हमारी बातें होती है आसपास के हमारे वर्कर्स से या फिर साथी जो कलीग हैं उनसे, और जो हमारा जो वर्कर्स का डिसीजन मेकिंग में जो पावर है, उन चीज़ों का जो इफेक्ट है प्रोडक्टिविटी पे वो पड़ता है, है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन इससे पहले ये समझा जाता था कि जो वर्किंग एटमॉस्फेयर हो गया या फिर वर्किंग कंडीशंस को अगर आप सुधारेंगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, या फिर वेज पेमेंट आप सैलरी बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। लेकिन हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि ह्यूमन रिलेशंस एक बड़ा फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन रिलेशंस, इनफॉर्मल रिलेशंस, ये पता चला। तो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट और फैक्ट्री सिस्टम को अगर आपको और डिटेल में समझना है तो इसके पहले मेरा एक वीडियो है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे ही, उसे आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब देखिए, ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट को समझते हैं। इसमें क्या हुआ था कि सबसे मेन जो चीज़ थी कि ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट ने प्रमोट किया पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग को, यानी कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन हो, जो भी डिसीजन बना रहा है बोर्ड या फिर जो ऑनर्स है या मैनेजर्स हैं वो कोई डिसीजन बना रहे हैं, तो उसमें जो पार्टिसिपेशन हो वो किस किस का हो, कि जो वर्कर्स है उनका भी पार्टिसिपेशन हो, और एम्प्लॉय मोटिवेशन हो, मतलब एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन किया जाए, और नीड आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो वर्कर्स की नीड है उनको आइडेंटिफाई किया जाए, पहचाना जाए और उनको पूरा किया जाए। अब देखिए, इसी समय में जब ये ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट चल रहा था, ये हमारा हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के बाद हुआ था। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट हमारा कंडक्ट हुआ 1924 से 32 के बीच में। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जब ये ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट चल रहा था तो 2 थ्योरी आई थी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। अब इसको समझाने के लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तो जो दी थी डगलस मैग्रेगर ने, देखिए अब इसमें जो मेन था ये यही था कि पार्टिसिपेटिव अप्रोच को इन्होंने प्रमोट किया था, यानी कि डिसीजन मेकिंग में जो योगदान हो वो वर्कर्स का भी हो, उनका भी हक हो डिसीजन लेने में, क्योंकि वो पूरी फैक्ट्री के लिए अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है, उन वर्कर्स के लिए कोई डिसीजन लिया जा रहा है, तो उनका खुद का भी वहाँ पे राइट है कि हम भी उस डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें। उसी के बाद में अब्राहम मास्लो की एक हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी भी आई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसने भी यही प्रमोट किया कि जो एम्प्लॉयज़ की नीड है, बेसिक नीड्स जो आइडेंटिफाई की जाए, मतलब पहचाना जाए कि उनकी क्या क्या ज़रूरत है और उनको पूरा किया जाए। देखिए, अब इसमें देखते हैं कि हम हायरार्की ऑफ नीड जो है, जो अब्राहम मास्लो ने दी थी, उसमें ये 1 से 5 तक नीचे से ऊपर जो बेसिक, सबसे बेसिक नीचे, सबसे हम बेस में देख सकते हैं, तो वो था फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि हवा, पानी, खाना, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, ये सारी चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें थी। उसके बाद फिर सेफ्टी, यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी, काम का जो क्वालिटी ठीक हो, ज़्यादा हजार्डस ना हो, एम्प्लॉयमेंट मिले उनको, रिसोर्सेज, हेल्थ, प्रॉपर्टी, तो जितने भी जो सिक्योरिटी की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो है वो सेकेंडरी नीड थी। तीसरा, लव एंड बिलोंगिंगनेस होना चाहिए वर्कर्स के पास। चौथा, एस्टीम, रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ, फ्रीडम। और जो पांचवा था वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारा अब्राहम मास्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स का चार्ट है। तो आगे समझते हैं कि इस ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट में और क्या क्या हुआ। अब देखिए, इसी समय पे जो बिहेवियरल साइंटिस्ट है या फिर जो मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए। पहला, जॉब एनरिचमेंट, दूसरा जॉब एनलार्जमेंट। दोनों को समझते हैं। जॉब एनरिचमेंट मतलब जॉब की गुणवत्ता को बढ़ाना, है ना। तो गुणवत्ता को कैसे बढ़ाएंगे आप, कि जो काम का जो तरीका है वो थोड़ा ठीक ठाक हो, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो, है ना। तो यानी कि हजार्डस काम ना हो, ज़्यादा खतरा वाला काम ना हो, ज़्यादातर काम जो है वो सेफ हो। तो इसको हमने बोला जॉब एनरिचमेंट, एनरिच किया जाए जॉब को। दूसरा, जॉब एनलार्जमेंट, यानी कि जो मोनोटोनी है, मोनोटोनी को ख़त्म किया जाए, मतलब एक ही एक तरह का काम लगातार करेगा आदमी तो बोर हो जाएगा। तो जॉब को जो है एनलार्ज किया जाए, अलग अलग तरह के काम हो, बहुत सारे तरह के काम करे वो, ताकि उसको सेटिस्फैक्शन मिले।
पहले। तो जो दो कॉन्सेप्ट है ये उसी समय पे आए, और उसके बाद में ये जो दो कॉन्सेप्ट है इनको भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों कॉन्सेप्ट। और इसी समय पे, क्योंकि देखिए हमने देखा कि पार्टिसिपेशन जो है वर्कर्स का डिसीजन मेकिंग में वो उसको प्रमोट किया गया, तो यहाँ पे एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के ऑर्गेनाइजेशन भी बनना शुरू हुए, जैसे कि लेबर यूनियन हो गया, या फिर ट्रेड यूनियन हो गया, या फिर जो एम्प्लॉयर है, जो ऑनर है, उनके भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनना शुरू हो गए। और इसी के साथ साथ जो है कि एक बार्गेनिंग पावर बढ़ गया एम्प्लॉयज़ का, है ना, एम्प्लॉयज़ का भी बढ़ गया और एम्प्लॉयर्स का भी बढ़ गया। एम्प्लॉयर्स पूरा एक अपना यूनियन बना के गवर्नमेंट से बार्गेनिंग कर सकते थे पॉलिसीज़ बनाने के लिए। और इसी के साथ साथ मैनेजर्स, पर्सनल मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ने लगी, है ना, ताकि इंडस्ट्रियल, और उसी के साथ इंडस्ट्रियल रिलेशंस पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत पड़ी। देखिए हमने इंडस्ट्रियल रिलेशंस का यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि जो रिलेशन होता है इंडस्ट्री में किस किस के बीच में, एम्प्लॉई यानी कि जो काम करते हैं और जो काम दे रहे हैं एम्प्लॉयर्स, और एक गवर्नमेंट एजेंसीज जो इंडस्ट्रीज और इन लेबर मैनेजमेंट से जुड़ी हुई रहती है। तो इन तीनों के बीच का जो रिलेशन है उसे हमने इंडस्ट्रियल रिलेशंस बोला। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस पॉलिसी बनाने की ज़रूरत पड़ी, है ना, ताकि जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग, क्योंकि ट्रेड यूनियंस बनना शुरू हुए हैं, एम्प्लॉयर्स के यूनियन बनना शुरू हुए, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग शुरू हो गया, है ना। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग को मैनेज करने के लिए जो है जो हमारी ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस पॉलिसीज की भी ज़रूरत पड़ने लगी। ठीक है, फिर आगे समझते हैं कि ये हमारा था पूरा, इन चीज़ों को हमने ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट जो था पूरा, उसमें हमने समझा कि ये सारी चीज़ें शुरू हुई ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट के साथ। अब ये ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट किसके बाद आया था ये आपको ध्यान रखना है। एल्टन मायो ने जब हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए तो ह्यूमन रिलेशंस को बहुत प्रमोट किया, तो इसी के बाद ह्यूमन रिलेशंस स्कूल की शुरुआत हुई, इसीलिए हम ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट का फादर बोलते हैं एल्टन मायो को, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, ये इंपॉर्टेंट थी इसके लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद जो आया वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये ना, जो अभी फिलहाल हम देखते हैं कि हर इंडस्ट्री में हमको एक एचआर डिपार्टमेंट मिलता है। तो ये जो है ये लास्ट फेज था इसका। इसके बाद भी कुछ है, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर टैलेंट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें भी अभी इवॉल्व हो रही है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो मैंने इसके पहले जो है एक पूरा कॉन्सेप्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का उस वीडियो में समझाया है। तो मैं उन दोनों वीडियोस की, एक तो जो हमारा हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट है और फैक्ट्री सिस्टम है उसका लिंक, और एक ये कॉन्सेप्ट का लिंक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, ये दोनों इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या था। कि देखिए जो अर्ली 1960s है उसमें रिसर्चर्स को पता चला कि वर्कर्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स होते हैं अपने आप में, हर इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक है, अलग है ना। तो उनका जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होंगे, हर इंसान अपने अपनी बिलीफ सिस्टम लेके आता है, अपना अपना, सभी का अपनी अपनी सोसाइटी के साथ जो रहने का तरीका वो अलग होता है। तो इसी के साथ साथ ये पता चला कि हर इंडिविजुअल यूनिक है और उनकी अपनी इंडिविजुअल नीड होगी, अलग अलग उनकी ज़रूरतें होगी, जिन्हें वैल्यूज़ होगी, उनकी ज़रूरतें अलग अलग वैल्यूज़ भी हर इंसान के अंदर होगी, तो उन्हें पूरा करना होता है ना। तो ये है कि एक एम्प्लॉई को या फिर एक वर्कर को अगर कोई चीज़ मोटिवेट कर रही है ना, आप किसी वर्कर को कुछ चीज़ दे रहे हैं, हो सकता है वो उसके लिए बहुत मोटिवेटिंग हो लेकिन वो दूसरे वर्कर के लिए नहीं हो। तो यहाँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब यही है कि हर इंडिविजुअल को एज ए यूनिक पर्सन लिया जाए और उसकी ज़रूरतों को समझा जाए, है ना। तो जैसे कि एक आदमी को बहुत खुश होगा कोई चीज़ आपने दे दी, लेकिन दूसरा जो है उसको उससे कुछ खुशी नहीं मिलेगी, है ना। घर में ही होता है कि एक बच्चे के लिए हम कुछ देते हैं तो उसको उससे खुशी मिलती है लेकिन दूसरे को नहीं मिलता। तो इससे क्या हुआ कि हर आदमी को आपकी ज़रूरतों को आपको समझना होगा और उसको मोटिवेट करना होगा, है ना। जो उसकी पसंद की चीज़ें है या जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना होगा, जिससे कि जो है प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हो। तो ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच ने क्या किया कि जॉब है, जो वर्कर जो जॉब कर रहा है या जो काम कर रहा है फैक्ट्री में, वो उसका बेसिक सोर्स है सेटिस्फेक्शन का, है ना। जीवन में वो ज़्यादातर समय अपना फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में काम करते हुए देता है, तो वो बेसिक जो चीज़ है उसके जीवन में सेटिस्फेक्शन की, वो उसका काम है। तो उनको अच्छा काम मिले, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए उस काम में, और उनको मोटिवेट किया जाए एम्प्लॉयज़ को, इस पे उसने फोकस किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ने। द ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच एम्फेसाइज्ड ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड डिसीजन मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ भी वही है कि उनकी डिसीजन मेकिंग में भी उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको सुना जाए। अब इसके बाद मैंने बात की थी कि स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि स्ट्रेटेजी के साथ ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज किया जाए। अब ये कहाँ फोकस करता है? प्राइमरीली फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ पीपल सो दैट इट लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। मतलब हर इंडिविजुअल का डेवलपमेंट का जो काम है, उनको ट्रेनिंग देना, उनको डेवलप करना, ये इंडस्ट्रीज का काम होता है, मैनेजमेंट का काम होता है। लेकिन यहाँ पे क्रिटिक्स भी है। क्रिटिक्स क्या बोलते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो इंडिविजुअल्स के डेवलपमेंट से ही नहीं होती है ना। क्योंकि इसमें क्या समझ में आया कि जो
कंपीटेंट रिसोर्स तो ठीक है, एक ज़रूरत है परफॉर्मेंस बढ़ाने की ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन जो डायनामिक और फास्ट पेस्ड मार्केट फोर्सेस, मतलब मार्केट में जो चेंजेस हो रहे हैं, वो भी एक फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस का। इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाती है वो भी एक इम्पैक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को, और जो टेक्नोलॉजीज़ है नई नई आ रही है, एम्प्लॉयर्स के बीच में और एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉन्टैक्ट कैसा है, तो ये सारे फैक्टर्स भी जो है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल का डेवलपमेंट। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ये पूरा हमारा इवोल्यूशन जो था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, उसको बहुत अच्छे से समझा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।